अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मुराद है, मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है और मैं मरकज़ी चेयरमैन शेडो वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान इसकी हैसियत से मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शेडो वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान ये एक ऐसा इदारा है जो कि एक ऐसे विज़न और मिशन के साथ है जिसका मकसद है कि रियासत पाकिस्तान के शहरियों को बुनियादी कानूनी आगाही के हवाले से उनको अवेयर करना, उनको प्रॉपर बताना, उनको समझाने की कोशिश करना कि उनके हकूक़ क्या है और बुनियादी जो हमारा पाकिस्तान के हकूक़ हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो हैं क्या और किस तरीके से एक रियासत से वो हक़ लिए जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आज भी हमारा एक बड़ा ही अहम मौजू है जिसको हमने चूज़ किया है, उस पर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मौजू हमारा है कि जो कानून साजी होती है वो कैसे होती है और किस तरह से रियासत पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो किसी भी कानून को चैलेंज कर सकते हैं और कानून साजियाँ किस तरीके से बिल पास होते हैं, किस तरीके से कानून बनते हैं। तो आज जो है वो हमें ये फ्रूटफुल सेशन डिलीवर करने के लिए हमारे दरमियान एक बड़ी ही अहम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमें हमेशा से सपोर्ट किया है और उनका तारुफ अगर मैं डिटेल से करवाना चाहूँ तो बिलीव करें कि 15 से 20 मिनट उनकी एक्सपर्टीज़ को बयान करने के लिए चाहिए। मैं फिर भी मुख्तसर सा उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। जो आज सेशन डिलीवर करेंगे वो हैं एडवोकेट प्रोफेसर जलील भट्ट साहब। जनाब जो है वो पेशे के लिहाज से प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी में तकरीबन 10 से 15 साल जो है वो वर्क किया है और बड़े बेहतरीन अंदाज से मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के लिए काम किया है, ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी के लिए काम किया है। इसके अलावा बहुत सारे अदारों के साथ जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो आज हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से रियासत पाकिस्तान में कानून साजी जो है वो अमल में आती है और शहरी जो हैं अगर उनको ये लगे कि ये कानून रियासत पाकिस्तान के शहरियों के लिए बेहतर नहीं है तो किस तरह से रियासत पाकिस्तान का एक आम सा शहरी उस कानून को जो है वो चैलेंज कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगले 30 से 40 मिनट के लिए मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने सर जलील भट्ट साहब की जो गुफ्तगू है उसको आपने सुनना है। कोशिश करें कि अपने सामने कॉपी पेंसिल रख लें ताकि आपको जो वो पॉइंट आज डिस्कवर करने वाले हैं वो पॉइंट आप लोग जो है वो उनको नोट डाउन कर लें। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत कमाल सेशन होने वाला है। इसको नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि कानून बनते कैसे हैं। क्योंकि किसी भी रियासत का जो शहरी होता है उसका ये हक है कि वो अपनी जो रियासत है उसको कोई भी तजवीज़ दे सकता है, कोई भी तजवीज़ दे सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो अपना उसके माइंड में कोई प्लानिंग है वो अपनी रियासत के साथ शेयर कर सकता है और अगर उसकी तजवीज़ जो है वो नफ़ा बख्श है पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए तो उसका एक पूरे का पूरा कानून बन सकता है। तो आज हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे और मैं दरख्वास्त करता हूँ एडवोकेट प्रोफेसर जलील भट्ट साहब को कि वो यहाँ पे आएँ और हमें जो है वो मुस्तफ़ीज़ करें उस इल्म के साथ जो इल्म उनके पास है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग जो है वो जान सकें कि कानून साजी कैसे होती है। और मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा। जी सर जलील भट्ट साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पे आएँ और हमारी ये जो ऑडियंस है उनको बताएं कि कानून साजी कैसे होती है। जी प्लीज़ आ जाएं सर। आज ये सर अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम दोस्त अहबाब
जो इस वक्त इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन सब को सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनाह को मसरूफियत से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ मैं शैडो वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब मुराद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन हमें यह मौका फ़राहम करते रहते हैं कि हम अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से, शहरियों से मुलाकात कर सकें और उन तक वो मालूमात और वो महारतें पहुंचा सकें जो उनका हक़ है। तो चूँकि आज का हमारा जो मौजू है वो है कि पाकिस्तान में कानून साजी का अमल कैसे होता है। देखिए, दो बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो यह है कि कानून साजी के अमल को समझना। अच्छा, इस अमल को समझ भी लिया तो आम शहरी को क्या फ़ायदा होगा? इसकी बुनियाद यह है कि बहसीत शहरी, रियासत पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपको फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और फंडामेंटल राइट्स किसी भी शहरी के हैं, वो बेसिकली शहरियों को एम्पावर करते हैं, शहरियों को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत से लेके देते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो उनका ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि कानून साजी पाकिस्तान में होती कैसे है। अच्छा, पाकिस्तान में कानून साजी के अमल को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इस्तिलाहें मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा ताकि हम जान सकें कि कानून साजी के अमल में क्या एक लॉ ग्रेजुएट या कानून को समझने वाले ही इस अमल को समझ सकते हैं या एक आम शहरी को भी समझाया जा सकता है। तो आज का सारा सेशन इस पे है कि यस, आम शहरी, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर बंदे को ये बात समझने में मदद मिलेगी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान में कानून बनाने का हक़ किसको है। पाकिस्तान में कानून साजी का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट को है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसके दो हिस्से हैं, एक है हमारा सेनेट का अदारा और एक है कौमी असम्बली का अदारा। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली और सेनेट में कौमी सतह के जो कवानीन हैं वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, सेनेट से और कौमी असम्बली में कहाँ से कानून साजी का अमल शुरू होता है? तो इसके जवाब के लिए ये है कि जब कोई कानून मैच्योर होने लगता है तो उसका पहली स्टेज जो है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई नया कानून बनाना है, कोई पुराने कानून में तरमीम करनी है, किसी कानून के अंदर कोई आर्टिकल की तब्दीली करनी है, तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ये फ़ौरन पहले क्लियर कर ले, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेनेट और कौमी असम्बली है। अब जब कोई कानून बनने से पहले प्रपोज़ल की शक्ल में होता है, जब कोई कानून बनने से पहले प्रपोज़ल की शक्ल में होता है, सजेशन की सूरत में होता है, हम उसे कानून नहीं कहते, हम उसे बिल कहते हैं। तो कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उसमें जब कोई कानून प्रपोज़ किया जाता है, अभी पास नहीं होता, अभी उसने प्रोसेस से गुज़रना होता है, अभी उसने प्रोसीजर से गुज़रना होता है, तो हम उस वक्त उसको कानून नहीं कहते, हम उसको कहते हैं बिल, BILL, बिल। तो कानून बनने से पहले जो मसवदा होता है, जो ड्राफ्ट होता है, जो प्रपोज़ल होती है, उसको हमने बिल कहते हैं। अच्छा, वो जो बिल है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है कि फ़ाइनेंशियल मामलात के लिए कानून साजी करने हैं, तो हम उसे कहेंगे ये फ़ाइनेंशियल बिल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा, और अगर दोनों के अलावा होगा तो वो एक ऑर्डनरी बिल होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि फोरम हमारा है कौमी असम्बली और सेनेट, और जो कानून बनने का अमल शुरू होता है उसका पहला नाम है बिल। अच्छा, बिल जो है ये किसी भी तरह ये कहना कि जी ये सेनेट से शुरू होगा या कौमी असम्बली से शुरू होगा, इसका जवाब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है या फाइनेंशियल बिल है वो आप मस्ट है कि कौमी असम्बली से स्टार्ट करें, लेकिन जो ऑर्डनरी है, कोई आम कानून साजी है, तो उसका स्टार्ट ओरिजिनेट कर सकते हैं, चाहे सेनेट से शुरू करें, बाद में कौमी असम्बली से पास करा लें, या कौमी असम्बली से ओरिजिनेट करें तो सेनेट से पास करा लें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह पास होता है। उसके लिए ये है कि एक स्पॉन्सर, एक लफ्ज़ है स्पॉन्सर, कौमी असम्बली का मेंबर यानी MNA
या सेनेट का मेंबर एज ए सेनेटर हुकूमती रुकन हो या अपोजिशन बेंच से हो। अब एक सवाल पैदा होता है कि दो तरह के बिल होते हैं, एक है पब्लिक बिल और एक है प्राइवेट बिल। अच्छा, जब कहा जाता है कि प्राइवेट बिल कानून साजी के लिए पेश किया गया तो ऐसे लगता है जैसे कोई प्राइवेट बंदा पेश कर रहा है। याद रखें, ये बड़ी नुक्ते की बात है। प्राइवेट बिल भी जो पेश करता है वो भी इलेक्टेड जो एमएनए या सेनेटर होता है वो करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हुकूमती जो काबीना का वज़ीर या हुकूमत की तरफ से अगर कोई नुमाइंदा, अच्छा वो जो नुमाइंदा जो बिल पेश कर रहा है उसको स्पॉन्सर कहते हैं, जो प्रपोज़ कर रहा होता है। अगर तो हुकूमती अदारे की तरफ से कोई मेंबर बिल पेश करता है तो हम कहेंगे ये पब्लिक बिल है फॉर कानून साजी। अगर उससे हट के कोई भी करता है तो वो होता है प्राइवेट बिल। तो बिल लफ्ज़ को याद रखना, बिल क्या है? एक प्रपोज़ल है, एक सजेशंस है, अभी उसने कानून बनना है। वो सबसे पहले कौमी असम्बली में अगर वो इनिशिएट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। यानी जो स्पॉन्सर इसको प्रपोज़ करेगा अगर हुकूमती रुकन होगा तो हम कहेंगे जी ये पब्लिक बिल है, और वो इंट्रोडक्शन को हम ये भी कहते हैं, उसमें मेन बात होती है कि ये किस पर्पज़ के लिए पेश किया जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, उसको फ़र्स्ट रीडिंग भी कहते हैं। 3 तरह की रीडिंग होती है कानून साजी के लिए, फ़र्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। एक्चुअली फ़र्स्ट रीडिंग नहीं होती बल्कि वो इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन उसे कहते हैं, लिहाजा मैं भी उसको रीडिंग ही कह रहा हूँ। तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कोई भी कानून बनने से पहले एक प्रपोज़ल की शक्ल में बिल पेश किया जाता है, उसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, यानी इंट्रोडक्शन। टाइटल ऑफ जो होगा कानून का या बिल का वो बताया जाएगा। अब उसको गौर से अपोजिशन के अरकान भी और मेंबरान भी सुनेंगे, और वो बिल जो है अगली स्टेज जो है वो ये है, अगर कोई असम्बली में से या सेनेट में से वो पॉइंट आउट कर देता है कि ये कानून जो बनने जा रहा है ये इस्लाम के बुनियादी जो तालीमात है उससे मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर वो बिल मशावरत के लिए, रहनुमाई के लिए जो वो एक हमारा एक अदारा है फेडरल, उसमें भेजा जाता है, उससे मशवरा लिया जाता है, तो उसमें अंदर वो प्रपोज़ कर देते हैं, वापस आ जाता है। एक्चुअली जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड जो स्टेज है वो है कि कौमी असम्बली के सारे मेंबरान और सेनेट के सारे मेंबरान कानून साजी के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जाती हैं। उन्हें कहते हैं उर्दू में कायमा कमेटी और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। तो जिस तरह का कानून बनने जा रहा होता है उस तरह की स्टैंडिंग कमेटी के पास वो मसवदा या बिल भेज दिया जाता है ताकि उसको कानूनी लिहाज से उसका जायज़ा लिया जा सके। स्टैंडिंग कमेटी उसके अंदर अमेंडमेंट भी तजवीज़ कर सकती है और वो उसका डोक पलंग सवार के वापस असम्बली के फोरम के ऊपर वापस भेजती है। अब वहाँ पर सेकंड रीडिंग आएगी। सेकंड रीडिंग का मतलब है कि अब वहाँ पर आकर डिस्कशन का एक प्रोसेस होगा। जब बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, डिस्कशन में अपोजिशन के लोग भी हिस्सा लेते हैं और हुकूमती अरकान भी हिस्सा लेते हैं। तो डिस्कशन के प्रोसेस में अक्सर देखा होगा कि असम्बली और सेनेट के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी भी होती है और मुख्तलिफ लोग अपना टाइम लेकर स्पीकर से वो उसके ऊपर बात भी करते हैं। अच्छा, ये सेकंड रीडिंग कहते हैं डिस्कशन वाले सेशन को। अब डिस्कशन किस पे हो रही है? जो प्रपोज़ किया जा रहा है कानून बिल की सूरत में। अच्छा, इस प्रोसेस के बाद थर्ड प्रोसेस जो अगली है उसे बोलते हैं थर्ड रीडिंग। मैं फिर बयान कर दूं, फर्स्ट रीडिंग था बिल का इंट्रोडक्शन, सेकंड रीडिंग का मतलब है डिस्कशन, और थर्ड रीडिंग का मतलब है कि अब वो बिल जो एक मुकम्मल कानूनी शक्ल में स्टैंडिंग कमेटी ने उसकी शक्ल सूरत बना दी है, वो शिक वाइज, आर्टिकल वाइज एक एक चीज़ को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, और उसको इस प्रोसेस के बाद फिर वोटिंग का प्रोसेस आता है जो कि लास्ट प्रोसेस होता है। अच्छा, वोटिंग के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि किसी भी कानून की वोटिंग जो है वो 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर तो वो कानून का बिल अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली तब्दीली के लिए है उसके लिए वोटिंग का तरीका और होगा। अगर फाइनेंशियल है उसकी वोटिंग का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि ऑर्डनरी कानून साजी का दोनों से हट के है। इसमें सिंपल मेजॉरिटी,
यानी उस दिन जो सेशन हो रहा हो सेनेट का या कौमी असम्बली का, उसके अंदर मौजूद अरकान की सादा अक्सरियत। अच्छा, सादा अक्सरियत को भी बता दूं, फ़र्ज़ करें 200 अरकान जो हैं सेशन में शामिल हैं, तो 100 हाफ हो गया, उसके अंदर 1 प्लस कर लें, इसको सादा अक्सरियत कहते हैं। तो सादा अक्सरियत से बिल के ऊपर जब वोटिंग होती है, तो जो सादा अक्सरियत से जो वोटिंग होगी उसमें हाज़िर लोगों की सादा अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली के टोटल मेंबर के हाफ की मैं बात नहीं कर रहा, कि उस सेशन में अगर 200 लोग हैं तो 101, 102, 103 होंगे, तो वो बिल पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। अच्छा, ये बड़ा सिंपल, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बिल पेश किया जाता है। बिल क्या होता है? प्रपोज़ल, जो कानून बनना है। अच्छा, अब इस हवाले से अगर देखें तो मैं रिपीटेडली बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को ये टर्में समझ आ जाएं कि बिल का मतलब है कानून बनने से पहले वो मसवदा, वो प्रपोज़ल। अब उसका इंट्रोडक्शन पेश कर दिया गया, वो मजहबी हवाले से रेफरेंस ले लिया गया। ये हर एक में नहीं होता, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन हो फिर होता है, वरना स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी हाउस में फिर ले आएगी, डिस्कशन होगी, डिस्कशन में उसके बाद फिर इसको थर्ड रीडिंग कहते हैं, जिसमें शिक वाइज सारे कानून को पढ़ा जाता है, फिर वोटिंग होती है, वोटिंग की सूरत में कानून पास हो जाता है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। अभी एक अथॉरिटी है, एक और अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं सदर पाकिस्तान। अब सदर पाकिस्तान ने उसको तौसीक करना है। सदर पाकिस्तान के पास वो असम्बली का पास करदा बिल जो था अभी सदर के पास साइन के लिए चला जाता है। अब सदर पाकिस्तान देखें कितना बाइख्तियार है और कितना उसके पास इख्तियार नहीं है। 10 दिन की मोहलत है जी, 10 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान उसको पास करेगा, साइन करेगा, तौसीक करेगा और वह गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरे मुल्क में नाफज हो जाएगा। अगर सदर पाकिस्तान 10 दिन तक अपने ऑफिस में रखता है तो वो कानून फिर भी पास हो जाएगा, चूँकि ये इख्तियार असम्बली का है। पाकिस्तान के प्रोसीजर को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। मैंने जो जो टर्में इस्तेमाल की, मैंने लफ्ज़ बोला बिल, मैंने आपके साथ बोला 3 रीडिंग्स होती हैं। इंट्रोडक्शन इज़ अ फर्स्ट रीडिंग, डिस्कशन इज़ अ सेकंड रीडिंग एंड डिटेल्ड रीडिंग इज़ अ थर्ड रीडिंग। फिर मैंने बोला स्टैंडिंग कमेटी, फिर मैंने बोला ये सब चीज़ें वोटिंग की सूरत में आती हैं, फिर सदर पाकिस्तान के पास जाता है। ये तो हो गया प्रोसीजर ऑर्डनरी कवानीन का। जितनी मैंने गुफ्तगू की है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज और नए उसके अंदर बात करने के लिए ये प्रोसीजर यही होगा। प्रोसीजर सेनेट में भी यही होगा और यही प्रोसीजर कौमी असम्बली में होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ होगा वोटिंग का। सादा अक्सरियत पास करे तो कानून बन जाता ऑर्डनरी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से होता है। आज मैं उस बहस में अगर पढ़ूंगा तो फिर आपको ये बात कंफ्यूज हो जाएगी। आज सिर्फ इतना है कि माली बिल यानी फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो कानून साजी होती है ये उसका प्रोसीजर है और यही प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाता है। अब एक और बड़ी टेक्निकल बात है, मैं भी आप सवाल करें या ना करें मैं बता दूं, कौमी असम्बली से स्टार्ट करें बाद में सेनेट में चला जाए यही प्रोसीजर, या सेनेट पास करे तो फिर कौमी असम्बली में आ जाए। अच्छा, एक बात है, अगर सेनेट में स्टार्ट हो गया कोई बिल, मुकम्मल कानून साजी वो प्रोसीजर वोटिंग हो गई, अब सेम के लिए आ जाएगा कौमी असम्बली में। अब कौमी असम्बली में ये सारा प्रोसेस होगा। अब कौमी असम्बली के लोग जो हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ सेनेट के लोग। अच्छा, अब ये होगा कि इन दोनों ईवानों से अगर ये नहीं होगा कि फिर दोबारा जाएगा, फिर सदर पाकिस्तान के पास क्रॉस करके वह चला जाएगा कानून। तो 3 फोरम हुए, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। अच्छा, इस सारी डिस्कशन के साथ एक और बात भी करना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ मैंने बोला बिल, एक बोला मैंने कानून। कानून के लिए लफ्ज़ होता है लॉ, ये एक्ट भी कहते हैं। एक लफ्ज़ बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस जो होता है ये इख्तियार सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास होता है कौमी सतह पर, और गवर्नर के पास होता है सूबाई सतह पर। चूँकि हम बात कौमी सतह पे कर रहे हैं,
कभी कभी मुल्क में पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया जाता, तो सदर पाकिस्तान ज़रूरत के तहत किसी भी कानून को नाफिज कर सकते हैं गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए एज ए लॉ, लेकिन हम उसको फिर क्या कहेंगे, ऑर्डीनेंस। तो ऑर्डीनेंस के ज़रिए भी, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। चूँकि हमारा मौजू है पाकिस्तान में कानून साजी कैसे होती है, तो लिहाजा डिटेल मैंने बात की है। इसके बावजूद भी अगर कोई आप सवाल करना चाहें, चूँकि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चीज़ें लिखे हुए कि शहरी जो हैं ये सारा प्रोसेस अगर समय, अच्छा आजकल पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है, बजट के अंदर जो कुछ भी अप्रूवल आ रही है ये फाइनेंशियल है, ये एक रूटीन का नहीं है। ये साल में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से 30 जून ये बजट पेश होता है। तो बजट पे मैं एक अलग बात करूँगा। आज सिर्फ हमने आम कानून साजी की बात की है, जो हट के इस बात से है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करना और फाइनेंशियल बिल पे बात करना, बड़े सादा अंदाज में मैंने बात की है। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मुराद साहब का, जो चेयरमैन है शैडो वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के, कि जो ये मौका फ़राहम करते रहते हैं कि मैं स्टूडेंट से और शहरियों से अगेन बात करूं। तो मेरी बात काफ़ी हद तक मुकम्मल है। कोई सवालो जवाब हो तो मैं हाज़िर हूं। तो इस सिलसिले में आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे सवाल लिख के भी भेज सकते हैं। तो दूसरे सेशन के लिए भी मैं आपसे दोबारा रब्ता करता हूं। थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। शुक्रिया। सवाल कोई कह रहे हैं जी, एहसन फरूक, उनको जी एहसन क्या सवाल? जी सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी सवाल कीजिएगा एहसन फ़ारूक साहब। जी सवाल, आवाज़ तो मुझे आ नहीं रही, तो मुराद साहब मेरी हेल्प कीजिए, सवाल है क्या? जी वो यहाँ पे भी पुट करता है, आप बस 2-3 बार कह दें कि किसी और ने भी, किसी का भी कोई भी सवाल हो। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बात की है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, कोई करना चाहे, जैसे मैंने बोला था प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल, ये कुछ टर्में मैंने यूज़ की हैं बड़े सादा अंदाज में। मैंने कोशिश की है कि कोई लीगल टर्म मैं ना यूज़ करूं, लेकिन अगर आपके सादा अंदाज में अगर आपको बात समझ आ गई है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट्स तो दें कि आपको कैसा लगा, समझ आई। अगर क्वेश्चन है तो मैं फिर भी हाज़िर हूँ। ठीक है। एहसन फरूक लिख रहा है अभी सवाल, कह रहा है जी एहसन फ़ारूक साहब जो हैं वो पार्टिसिपेंट हैं, लाइव हैं, और वो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। उस क्वेश्चन आने के बाद मे भी कुछ नई बात हो, लेकिन अभी तक जो मैंने बात की है, मैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं वक्तन मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात करता रहता हूँ। मेरे लिए ये फ़ोरम एक ज़बरदस्त फ़ोरम है जो शैडो वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान, जो मुराद साहब जिसको लीड कर रहे हैं। बात कर दें कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कौन से? यस। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आया है कि कानून नाफज करने के ऊपर बात कर लें। जी ये कि जी कानून नाफज, कानून का जो नफाज है, जब कानून बनता है तो उसके अंदर ये चीज़ पावर्स भी बताई जाती हैं। अच्छा, अब जो कंसर्न जिस डिपार्टमेंट का होता है वो कानून उसने नाफज करना होता है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न होगा तो ज़ाहिर है कि उसमें होम डिपार्टमेंट। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो फेडरल गवर्नमेंट और पूरे पाकिस्तान के लिए है, और सूबाई लेवल पे उसको हम होम डिपार्टमेंट कहते हैं। उर्दू में आपने सुना होगा अमूरे जो दाखिला है, तो दाखिले की जो वजारत है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। अच्छा, इसी तरह हेल्थ से मुतल्लक होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको करेगा। अगर एजुकेशन का होगा तो एजुकेशन करेंगे। तो ये मुख्तलिफ महकमा जात को ये पावर अथॉरिटी दी जाती है कि वो उस कानून को नाफिज करें, लेकिन तमाम कवानीन को नफाज करने का इख्तियार रियासत पाकिस्तान के पास है। वो अपनी मुख्तलिफ वजारतों के ज़रिए अपने कानून को नाफिज करते हैं और उसके साथ साथ उन कवानीन। अच्छा, एक टेक्निकल टर्म यूज़ होती है, वो होते हैं रूल्स। अच्छा, जो रूल्स होते हैं वो एक्ट के बाद बनते हैं। ये बात याद रखना, किसी भी कानून साजी जब हो जाती है तो कुछ अरसे बाद ज़रूरत महसूस होती है कि उसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। तो कानून बनने के बाद अगर नाफिज करने वाले अदारे अमली तौर पर काम करने में रुकावट महसूस करें, मसलन
कानून साजी में लिखा था कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा कमीशन बनाया जाएगा, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो कितने अरकान पे मुश्तमिल होगा, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कितनी मुद्दत के लिए होगा, उनके इख्तियारात क्या होंगे। तो किसी भी कानून के अंदर रूल्स बनाना बाद की बात है, रूल्स को भी फिर पास किया जाता है। तो कानून और रूल्स अलग चीज़ हैं। अब रूल्स के बाद एक होता है रेगुलेशंस, कुछ अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती हैं, जैसे पैम्बरा का आपने सुना होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं। तो ये मैं इजाफी बात करके आपको थोड़ा सा और बता दिया मैंने। अभी सवाल अगर जी, हीरा नईम का सवाल आया है, जी सर हमारे कंट्री में लॉज तो हैं लेकिन मॉनिटरिंग एंड चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी नहीं करता, इसकी क्या वजह? यस, नाम क्या जी? हीरा नईम। हीरा नईम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन के जवाब में मेरा ख्याल है कि हिना साहिबा को तो इल्म में इजाफा होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं फिर कहूँगा कि मुराद साहब रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। हमारे कंट्रीज़ में लॉज तो हैं लेकिन मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसकी क्या वजह? जी, सवाल ये है, हमारे मुल्क में कवानीन तो हैं, उन कवानीन को चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या किया जाए। अच्छा, इसके लिए मॉनिटरिंग का या चेक एंड बैलेंस का ये है। अब आ जाते हैं हम दूसरे फेज़ में। अच्छा, जो शहरी हैं पाकिस्तान के, वो ये समझते हैं अगर कि ये कवानीन जो असम्बली ने पास किए हैं, इन कवानीन को उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स की कहीं वायलेशन हो रही है, तो आप उसको एक तो चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज कहाँ करना है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, अब शहरी जो हैं उनका ये फ़र्ज़ है, या मीडिया जो है वो इस पर नज़र रखता है, ये बताए कि जनाब ये इसकी वायलेशन हो रही है, इसकी सही चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। देखिए, हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ ये कल्चर इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को जो शहरी हैं वो समझते हैं हमारी तो कोई वॉइस ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, हम कहाँ बात करें। भाई, ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप किसी भी कानून को, जब मिसाल के तौर पर मैं अभी ताज़ा तरीन मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। मेरा अपना पंजाब का एक डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने एक आबादी के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस जारी कर दिए कि जी आप प्रॉपर्टी टैक्स दें। अच्छा, मैं भी उस आबादी में रहता हूँ। मैंने उनसे क्वेश्चन रेज़ किया कि आपका ये कानून जो है टैक्स कलेक्शन का, मैं उसको मानता हूँ एज ए शहरी, लेकिन ये कानून तो नाफिज होगा जो अर्बन एरिया है। तो जब तक वो अर्बन एरिया ना हो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा नहीं सकते। उन्होंने कहा जी ये एरिया अर्बन नोटिफाई हो चुका है। मेरा अगला क्वेश्चन था कि अगर ये अर्बन नोटिफाई हो चुका है तो यकीनन टैक्स बनता है, आप हमें उसकी कॉपी दें, हमें दिखा दें। बड़ी कोशिश के बावजूद वो मुझे अर्बन एरिया की नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं दिखा सके। फिर मैंने पूछा कि ये जो टैक्स कलेक्शन आप करते हैं इस पैसे का क्या करते हैं? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये पैसा सारा हम देते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो साहिवाल की है, 15% हम अपनी सर्विसेज का काट लेते हैं, 85% हम उनको दे देते हैं। मैं सीधा चला गया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंसर्न दफ्तर में और उनसे जाके पूछा, भाई एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने जो प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया है इसके बारे में ज़रा बताइए कि वो जो 85% आप ले रहे हैं उसका क्या करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको जब तक आपने अर्बन नोटिफिकेशन नहीं किया तो शहरियों से आप टैक्स कैसे ले रहे हैं? तो उन्होंने तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं दिखाया, आप ही दिखा दें। 30 से 40 मिनट तक वो कोशिश करते रहे, किसी फ़ाइल से वो नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने लॉज को पढ़ा और मैं मोहतसिब साहब से मैंने एक मीटिंग की। मोहसिब साहब को मीटिंग करके मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। ये मैंने अभी पिछले हफ्ते की बात है। मैंने मोहसिब साहब को एक एप्लीकेशन की कि मुझे ना तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाले दे रहे हैं, ना मुझे वो दे रहे हैं, हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है, लोगों के घरों को सील किया जा रहा है। ये किस तरह का कानून है जो नाफिज तो करते हैं लेकिन शहरी। मैं एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर एक एक्टिविस्ट हूँ और इस चीज़ को अब क्या होगा, अब वो मोहसिब की अदालत में मेरा केस लग गया है, वो वहाँ पर लेके आएंगे वो सब कुछ, या वो विड्रा करेंगे। तो मेरा शहरियों से, और हिना नाम है जी, आपसे है कि आप कभी भी किसी कानून के बारे में समझें कि चेक एंड बैलेंस के लिए देखिए हमें सबसे पहले अपनी आवाज़ खुद उठानी है।
ये जो शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान है, ये मैं जिन इदारों से वाबस्ता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त ये काम कर रहे हैं। अब मीडिया के दोस्तों से रब्ता कीजिए, हम सब मिलकर एक आवाज़ बने। हम शहरी जो हैं बिल्कुल हम तैयार हैं कानून के ऊपर अमल करने के लिए, लेकिन भाई कानून बना लेना तो ये आपका एक हक है, आपकी एक पावर है। भाई जिन पे नाफिज कर रहे हैं उनका भी तो कोई हक है कि आपसे कुछ सवाल कर सकें। महकमे तालीम हो, महकमे सेहत हो, ये सारे महकमों को आप चैलेंज कर सकते हैं। आप पुलिस को चैलेंज कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स वालों को चैलेंज कर सकते हैं। आप किसी भी हुकूमती अदारे के बड़े से बड़े जो लोग हैं उनको, उनका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन कागज़ कलम उठाइए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। इस सिलसिले में शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान और मैं ख़ुद जिस अदारे से बिलोंग करता हूँ वो है पाकिस्तान सिटीज़न राइट्स काउंसिल। मैं उसका नाम इसलिए कम ले रहा हूँ चूँकि मैं आप इस फोरम पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर कोई रब्ता करना चाहे मुराद साहब या इस अदारे के थ्रू, मैं तब भी हाज़िर हूँ। वो डायरेक्ट करना चाहे, चूँकि ये मेरी कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो है नहीं, ये तो एक अवेयरनेस है। बाकी रह की बात कि कोई अदारा कानून को हाथ में लेता है और अपनी लिमिटेशन से आगे जाकर को तंग करता है, तो उस अफसर को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरी इस बात से अगर आप समझते हैं कि कानून को बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके नाफिज करने की राह में जितनी रुकावटें हैं या मिस यूज़ ऑफ पावर है, देखिए पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब है कि वो अच्छा, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें किसी से फ़िज़िकली लड़ना नहीं है, हमें अपनी वॉइस को रेज़ करना शहरियों को। हम कानून को मानते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन भाई कानून के दायरे में जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स की पावर्स हैं वहाँ शहरियों के हकूक़ भी हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपना हक छोड़ो मत, किसी का हक छेड़ो मत। ये एक हमारा स्लोगन भी है। सवाल आ गया जी। सर, जो लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला था तो जो सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास किया था, लेकिन ये पास क्यों नहीं हो सका? अपोजिशन के एतराज़ात थे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक जो लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला था, जो सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास किया था, लेकिन ये पास क्यों नहीं हो सका? अपोजिशन के एतराज़ात थे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, एक बड़ी मोटी सी बात है, इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे एक बात सुन लें। पाकिस्तान की सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, उनको बेपनाह इख्तियारात है कानून साजी के, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? आइन के अंदर फंडामेंटल राइट, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान हो, कौमी असम्बली हो, पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हो, उसके किसी आर्टिकल की वायलेशन हो रही हो, तो ये अपोजिशन जो है इसको चैलेंज कर सकती है। अपोजिशन के अलावा शहरी भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई कानून साजी के लिए ये मरहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं है, इसलिए उसको चैलेंज किया जा सकता है। जी, नेक्स्ट कोई। सर, एक्साइज वालों का प्रॉपर्टी टैक्स से क्या लेना देना? यस, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, ये सवाल मेरा था। मैंने ये सवाल जब उठाया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों मुझे बताओ, मेरे घर के बाहर आपने वो चस्पा कर दिया, वो नोटिस कि आपको सील कर देंगे बिल्डिंग को। मैं कानून पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा ये सवाल, मैंने इस सवाल जाकर डायरेक्टर साहब से मीटिंग की, भाई आप बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारा इतना ही ताल्लुक़ है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, तो सर्विसेज हायर करने इस्तेमाल करना, उनकी बिल्डिंग्स को सील, डायरेक्टली उनका ताल्लुक़ क्लियर हो गई कि बराह रास्त नहीं है, इनडायरेक्टली है। ओके, अगर सर कानून नाफज करने वाले इदारे कानून की खिलाफ वर्जी करें तो इसमें गलती का अंतराज किसको करें? यस।
अच्छा जी, सुन लें। हमजा का सवाल है। जी हमजा साहब, एक तो शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हकूमती अदारे, हकूमती महकमों के ऑफिसर्स जब वायलेशन करें कवानीन की अपनी उन पावर से, लिमिटेशन से आगे जाकर, तो दो जगह हैं। कोई भी शहरी वफाकी महकमा जात के ख़िलाफ़, यानी वफाकी महकमों के ख़िलाफ़ अगर आपने जाना है तो वफाकी मोतसिब का महकमा जो है, वफाकी मोतसिब, ये सिर्फ इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके रीजनल ऑफिस भी मौजूद हैं। तो रीजनल ऑफिस में आपको उस महकमे के अंदर थोड़ी पेश, आपने वफाकी महकमों के ख़िलाफ़ वफाकी मोतसिब के फ़ोरम पे जाना है, और सूबाई मोतसिब के लिए आपने सूबाई मोतसिब के दफ्तर में, जो कि लाहौर है। अब साहिवाल का रीजनल ऑफिस है हर ज़िले में। अब इनको हर मंगल के दिन, मैं साहिवाल की बात कर रहा हूँ, हर मंगल के दिन यहाँ पर जो सूबाई मोतसिब के बिहाफ पर जो यहाँ पर बैठते हैं उनको बोलते हैं कंसल्टेंट। वो आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो भी अगर आप समझना चाहें, आप किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखें, एक बयान अल्फी, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा। आप आगे बढ़िए। आप महकमे जो आपको हरासा करते हैं या आपके साथ इस तरह का सलूक करते हैं, ये वफाकी और सूबाई मोतसिब का फ़ोरम और इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और आपके महकमे की हायर अथॉरिटीज़, फिर सर्विसेज ट्रिब्यूनल अगर आप सर्विस में हैं, हाई कोर्ट और मोतसिब के अदारे, यहाँ पर आप आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना नुक्ता नज़र जो है वो गिरफ्त कर सकते हैं, इनसे पूछ गिछ कर सकते हैं। इससे पहले मेरे बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। जो महकमा है इसका, सबसे पहले एक दफ़ा मैंने सूबाई मोतसिब के शेडो वज़ारत, लेकिन हम कोशिश करेंगे हेल्प की बजाय आपको एम्पावर